दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे व्रत के 20 महत्वपूर्ण भागों के बारे में। ये वो भाग हैं जो अक्सर सवालों में आ जाते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर हम इनको करना क्या है और इन सवालों को हम कैसे करें। तो देखिए, समझते हैं इनके 20 भागों को पहले। तो देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं व्रत। तो व्रत क्या होता है? व्रत एक सर्कल की तरह होता है, एक गोल। आज के भाग के बारे में देखते हैं। पहले सबसे पहले देखा हम इसकी परिधि के बारे में। तो देखो, ये जो हिस्सा होता है व्रत का, इस हिस्से को कहा जाता है क्या? व्रत की परिधि। ठीक, ये जो घेरा होता है, इसी घेरे को कहा जाता है क्या? व्रत की परिधि। ठीक, तो ये तो आपको आ गया होगा, पता भी होगा पहले से। दूसरा देखते हैं हम इसका क्या। पहला हो गया आपका व्रत की परिधि होती क्या है। तो व्रत की परिधि होती है इस घेरे को, इस घेरे की लाइन को कहा जाता है क्या? व्रत की परिधि। सेकंड, आंतरिक भाग। तो इस परिधि के अंदर जितना भी भाग होता है, इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है? ये पूरा भाग कहलाता है क्या? आपका आंतरिक भाग। और इसके बाहर जितना भी क्षेत्र होता है, इस सभी क्षेत्रों को कहा जाता है क्या? बाहरी भाग। ये आपका बाहरी भाग और ये आपका आंतरिक भाग। ठीक, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा। अब आता है आपका अंतः बिंदु और बाह्य बिंदु। तो अंतः बिंदु होते क्या है? अंतः बिंदु का मतलब होता है कि इस वृत्त की परिधि के अंदर कोई भी बिंदु हो, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? अंतः बिंदु। और इसके बाहर जितने भी बिंदु होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? बाहरी बिंदु। जैसे मान लो यहाँ पे यदि कोई बिंदु दिया है, ए बिंदु, अगर ए बिंदु यहाँ पे दिया हो, या आपका एक बिंदु बी दिया हो, या सी दिया हो, या डी आपका यहाँ पे दिया हो, तो ये सभी बिंदु क्या कहलाएंगे? वृत्त के अंतः बिंदु। और इसके बाद यदि कोई बिंदु दिया हो आपका, जैसे कि आपका ई दिया हो, या यहाँ पे दिया हो, एफ दिया हो, कोई बिंदु कहीं भी दिया हो, ये आपका क्या होगा? ये बाहरी बिंदु कहलाते हैं। ठीक, तो समझ आ गया आपका। आंतरिक भाग के अंदर जो आंतरिक भाग के साथ में जो बिंदु होते हैं, वो कहलाते हैं आपके अंतः बिंदु। और जो इस परिधि के बाहर जो होते हैं, वो बिंदु कहलाते हैं क्या? आपके बाहरी बिंदु या बाहरी बिंदु। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं वृत्त का केंद्र। केंद्र होता क्या है? तो देखो, तो केंद्र होता क्या है? केंद्र का मतलब होता है सेंटर। तो वृत्त के सबसे मध्य बिंदु जो होता है केंद्र का, बीचों बीच में, इस बिंदु को कहा जाता है क्या? केंद्र। वृत्त का केंद्र कहें या इसे केंद्र कह सकते हैं हम। ठीक, तो केंद्र आपका हो गया, केंद्र वृत्त का। अब बात करते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या होती क्या है? तो वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है क्या? वृत्त की त्रिज्या। तो ये क्या करेगा? आपकी त्रिज्या। अब ये लाइन आपकी यहाँ पे टच हो, या यहाँ पे टच हो, या यहाँ पे टच हो, ये लाइन आपकी कहीं भी टच हो सकती है। ये आपकी क्या कहलाएगी? ये कहीं भी टच हो, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या ही कहलाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हो गया आपका। तो वृत्त की त्रिज्या समझ आ गया अपना। केंद्र से लेकर परिधि तक की लाइन क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। अब देखते हैं इसका क्या। अब देखते हैं वृत्त का व्यास। व्यास को देखें, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की लाइन क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्या? वृत्त की त्रिज्या। और जब त्रिज्या को हम दुगना कर देते हैं, यानी इधर भी बढ़ा दें, तो ये क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। ये आपकी यहां से लेके यहां तक, जिसमें ओ भी आता है, यानी इसका सेंटर, तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? तो ध्यान रखना इसका भी। त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। यहां से यहां तक आपकी त्रिज्या है। इसमें कितनी त्रिज्या होगी अपनी? एक यहाँ से ओ से बी तक, एक ओ से ए तक। जब दो त्रिज्या मिलती है तो क्या बनता है? ये आपका वृत्त का व्यास। तो व्यास आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम जीवा। तो जीवा होती क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। तो जीवा की डेफिनेशन ऐसी था कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा। क्या? वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? वृत्त की परिधि, जीवा। तो देखो, अब हम कहें कि यहाँ पे क्या वृत्त का व्यास जो है वो एक जीवा है। हाँ, तो ये भी क्या एक जीवा है। यदि यहाँ इसके पास में ऐसी कोई भी लाइन निकले, ये सभी क्या कहलाते हैं? वृत्त की जीवा है। हम ऐसे कितनी लाइन डाल सकते हैं इसमें? देखो, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी ये लाइन है क्या दोनों तरफ से क्या वृत्त की परिधि से जुड़ी हुई है।
तो ऐसी कोई भी लाइन जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ती हो वो क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। ये ऐसी नहीं, ऐसे भी हो सकती है, इन्हें हम कैसे भी कर सकते हैं। और इसमें आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी जीवा को कहा जाता है क्या? वृत्त का व्यास, जो इसके फिक्स बीचों बीच में होती है। तो यहाँ पे अपना हो गया क्या? वृत्त की जीवा। तो जीवा क्या होती है आपके समझ आ गया होगा। तो वृत्त की परिधि की किन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा हो गया अपना। अब हम देखते हैं वृत्त का चाप। तो यहाँ से थोड़ा समझने लायक चीजें हैं इसमें। तो देखो चाप देखते हैं, चाप होता क्या है। तो देखो वृत्त की जो परिधि होती है, इस वृत्त की परिधि का कोई भी कटा हुआ हिस्सा, यदि हम इसे यहाँ से ए और यहाँ पे बी मान लें, तो यदि इसको मान लो निकालें ऐसे, तो आपका ए और बी ये क्या कहलाएगा? इसी कहा जाता है क्या? वृत्त का चाप। अब वृत्त के चाप भी दो प्रकार के होते हैं। तो यदि हम चाप को देखें तो चाप जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लघु चाप, एक होता है दीर्घ चाप। तो जो चाप की सीधी सी परिभाषा क्या होती है कि वृत्त की परिधि का कटा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। तो देखो यदि हम इसको यहां से काट दें, तो यदि आपका यहां से आता क्या? चाप है, तो ए भी तो वृत्त की परिधि का ही कटा हुआ हिस्सा होगा यहां से आता, तो ये भी क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। अब ये भी चाप, ये भी चाप, तो इनमें कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो जो छोटा होता है उसके लिए हम लिख देते हैं क्या? लघु चाप। और जो बड़ा होता है तो बड़े के लिए यूज करते हैं क्या? दीर्घ चाप। तो इस तरीके से इसमें कितने होते हैं अपने? दो। तो चाप कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है लघु चाप, एक होता है दीर्घ चाप। लघु यानी कि छोटा वाला और दीर्घ यानी बड़ा। आपको बस इतना याद रखना है कि परिधि का कटा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। तो एक यहाँ से होता है यहाँ तक हुआ है, जो छोटा हुआ उसे कहेंगे लघु चाप, जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं क्या? दीर्घ चाप। तो आपके चाप हो यहाँ पे, यहाँ तक आ गया हो आपको। चाप को देखते हैं कौन? जीवा हो गया अपना, चाप हो गया। अब देखते हैं कौन। तो देखो यहाँ पे कौन हमेशा कहाँ बनता है? जब दो त्रिज्याएं केंद्र में मिलती हैं तो दो त्रिज्याओं के बीच में ही बनता है कौन। कौन कभी भी कहीं और नहीं बनेगा, एक कहाँ पे बनेगा? हमेशा आपका जहाँ पे दो त्रिज्याएं मिलेंगी, तो इसे क्या कहा जाता है? वृत्त का कोण। इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम दर्शाते हैं किससे? थीटा से। थीटा से दर्शाते हैं। साथ साथ चाप को बता दें, चाप यदि आपका ए बी है तो चाप को दर्शाया जाता है ऐसे, इसके ऊपर ऐसा निशान लगा दिया जाता है चाप के जैसा, तो वहां से पता चल जाता है ये भी क्या है? एक आपका चाप है। अब बात करते हैं त्रिज्याखंड। यहाँ से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आएंगी। सबसे ज्यादा समस्या यही शब्द करते हैं, ये तो बच्चों को आता है लेकिन यहाँ से समस्या कुछ ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या? देखते हैं त्रिज्याखंड। बात करें त्रिज्याखंड तो देखो हमेशा शब्दों से ही उसका मतलब निकालें, तो क्या? त्रिज्या खंड। तो इसमें क्या है? ये जो त्रिज्या दी है तो क्या? त्रिज्या खंड। तो यहां से मतलब क्या होता है? दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान। जब दो त्रिज्याएं ऐसे काटती हैं तो इनके जो बीच का स्थान होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका त्रिज्या खंड। और इसमें वही समस्या आती है क्या कि त्रिज्या खंड यदि हम देखें कि यदि ए आपकी ए ओ और बी ओ, यदि एक त्रिज्या ए है एक त्रिज्या ए है, तो इनके बीच का स्थान क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा आपका क्या? त्रिज्या खंड। लेकिन यदि हम इसको देखें ध्यान से तो देखो यदि हम बात करते हैं दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। तो यदि हम यहाँ से यहाँ तक इस स्थान को देखें तो ये भी तो आपका क्या है? त्रिज्या खंड ही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो त्रिज्या खंड ये भी क्या होगा आपका? ये भी क्या होगा? त्रिज्या खंड। शब्दों को याद ध्यान से सुनना। क्या कहा हमने कि दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे देखो एक त्रिज्या ए है एक त्रिज्या ए है, तो इसके बीच में जो भी स्थान होगा वो क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्या खंड कहलाएगा। अब सोचने वाली बात ये भी है कि देखो इस त्रिज्या और इस त्रिज्या यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का ही स्थान है, तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड। इस तरीके से इसमें भी क्या होता है? त्रिज्याखंड क्या होते हैं? ये हो जाते हैं दो प्रकार की। पहला होता है इसमें क्या? लघु त्रिज्याखंड
दूसरा होता है उसका क्या, दीर्घ त्रिज्याखंड। जैसा आपने चाप में देखा था सेम वैसा ही है, जो छोटा होगा उसको देखा हम क्या, लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं हम क्या, दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक, तो क्या लिखने का रहता है इसमें आपको, तो ये छोटा वाला होगा वो लघु और जो बड़ा होगा वो दीर्घ। और जब कभी इनको ये लिखा जाता है, अब आपकी समझ ये रहेगी कि जैसे हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे। तो जब कभी हम इस छोटे वाले त्रिज्याखंड की बात करते हैं तो लिखा जाता है लघु, इससे हमें पता चल जाता है हम छोटे वाले की बात कर रहे हैं। और जब हम बड़े वाले की बात करते हैं तो वहां पे हम दीर्घ त्रिज्याखंड लिख देते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि हम किस त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं, लघु की या दीर्घ वाले की। ठीक, तो ये आपका त्रिज्याखंड भी हो गया, यहाँ पे आपका चाप हो गया, कोण हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। अब बात करते हैं क्या, वृत्तखंड की। तो देखो अब बात करते हैं क्या, वृत्तखंड की। तो देखो वृत्तखंड में से भी सबसे मतलब निकालना इसका वृत्तखंड। तो देखो वृत्त यानी होता है वृत्त और खंड यानी होता है हिस्सा, यानी इसका सीधा सा मतलब निकलता है क्या, कि वृत्त का कटा हुआ हिस्सा। तो देखो ये पूरा अपना क्या है, वृत्त है, यदि हम इसका कोई भी हिस्से से काट दे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एक वृत्तखंड। तो सीधा सा किसी वृत्त का कटा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, वृत्तखंड। या इसकी डेफिनेशन को जैसे देते हैं परिभाषा कि जीवा और परिधि के बीच का स्थान क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका क्या, वृत्तखंड। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो इसकी परिभाषा क्या है, वृत्त की जीवा और परिधि के बीच का स्थान क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका क्या, वृत्तखंड। और इसमें ही त्रिज्याखंड जैसी कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी, यदि यहां पे हम देखें ये क्या आपकी परिधि और ये क्या आपकी जीवा, यदि जीवा और परिधि का स्थान है तो हम ऊपर वाले को देंगे तो ये भी, तो ये क्या है हमारी परिधि और ये क्या है जीवा, तो ये भी तो बीच का स्थान है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा हमारा क्या, वृत्तखंड। और इसमें भी देखो एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटे के लिए यूज करते हैं क्या, लघु, और बड़े वाले के लिए यूज करते हैं क्या, दीर्घ। तो इसलिए आपके क्या वृत्तखंड में कितने प्रकार के होते हैं, इसमें दो। तो यहाँ तक आपका समझ आ गया होगा अपना। तो क्या लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो जीवा और परिधि के बीच का स्थान क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ। लघु वाला जो छोटा होता है वह लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा होगा वो कहलाएगा आपका क्या, दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे हमारा अपना होगा क्या, वृत्तखंड। अब बात करते हैं इसका क्या, स्पर्शरेखा। अब बात करते हैं हम क्या, स्पर्शरेखा। तो स्पर्शरेखा होती क्या है, कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को टच करके निकल जाती हो, केवल इसके पास से या इधर से कहीं से निकले, लेकिन क्या है, केवल इससे स्पर्श करते हुए निकले, ना कि प्रतिच्छेद करते हुए निकले, या इसके अंदर से नहीं निकलना चाहिए। तो क्वेश्चन में आता है आपका कि वृत्त की स्पर्शरेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, चाहे आप कहीं पे कर लें। तो यदि आपकी कोई रेखा ऐसी निकलेगी तो ये यहाँ पे करेगी, तो कहीं पे करती है तो कितनी जगह करती है, वृत्त की स्पर्शरेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मात्र एक स्थान पे। तो ये कहलाती है आपकी क्या, स्पर्शरेखा। तो समझ आ गया होगा आपका कि स्पर्शरेखा क्या होती है, वृत्त को छूकर निकल जाने वाली रेखा। याद होगा अपना, स्पर्शरेखा हो चुकी। अब देखते हैं प्रतिच्छेद रेखा। तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है किसी चीज को छेद करते हुए या आर पार उसके अंदर से निकल जाना। तो जैसे मान लो कोई रेखा ऐसे गई तो ये आर पार निकले सीधे इसमें से, तो ये रेखा क्या करेगी, यदि हम इसका नाम दे दें ए बी, तो ए बी लाइन जो है वो क्या है, वृत्त को क्या प्रतिच्छेद करते हुए निकलेगी। तो इसके हमेशा दो बिंदु रहते हैं, कितने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो वृत्त की कोई भी रेखा, कोई प्रतिच्छेद रेखा जब वृत्त को प्रतिच्छेद करती है तो वह कितने बिंदु पर करेगी, दो बिंदु पर। तो ऐसी लाइन जो होती है इसको कहा जाता है क्या, प्रतिच्छेद रेखा। ये जरूरी ऐसे, ये आपकी ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है। ठीक, तो ध्यान रखना इसमें। तो इसे कहा जाता है क्या, वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा। तो वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा हो गई अपनी। और सर एक आता आपका चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गई होगी कि हमने चक्रीय चतुर्भुज को लिया क्यों, क्या है चक्रीय
चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज है जो, लेकिन इसका संबंध इससे बहुत ज्यादा है। कैसे? चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चार कोने वृत्त की परिधि पर होते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? मान लो कि एक, जैसे एक चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज आपका कैसा होगा? यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। कभी भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जो जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि पर हो, उसे कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? इसके आमने सामने कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। या तो हम इसका ए बी सी डी ले लें, तो यहाँ पे ए और सी का कितना होगा? एंगल ए और एंगल सी, इसका होगा 180, और एंगल बी और एंगल डी, इसका और टोटल कितना होगा? इसका 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 180। तो आता है चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग कितना होता है? 180। तो ध्यान रखें, इसमें चतुर्भुज आता है लेकिन इसका वृत्त से बहुत गहरा संबंध है। हम देखते हैं इसमें क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से ये आपके कुछ फॉर्मूले चालू हो जाते हैं, तो ये फॉर्मूले जो याद करना बड़ा ही आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, बस एक दो फॉर्मूले याद करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ये सभी आपको आसानी से याद हो जाना है। देखो, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या है? वृत्त की परिधि के अंदर जितना भी स्थान होता है वह पूरा स्थान क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या है अपना? वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल तो है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो जरूर आप ध्यान रखें। क्या होता है इसका? इसका था पाई आर स्क्वायर। आपको इसमें केवल मात्र दो फॉर्मूले याद रखना है, जिसके बाद बकाया फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक वृत्त की परिधि क्या होती है? इसका होता है, परिधि का होता है 2 पाई आर। आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखना है, उसके बाद बकाया जो भी आपके दो तीन फॉर्मूले बनेंगे जो इसी से बनना है आपके। तो देखो, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता चलेगा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, परिधि होगी आपकी 2 पाई आर। अब हमें ध्यान देना क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, और चाप की लंबाई। अब देखो, आपको पता है चाप होता क्या है? वृत्त की परिधि का कटा हुआ हिस्सा। तो देखो, चाप की लंबाई, तो देखो चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चाप होता क्या है? परिधि का कटा हुआ हिस्सा। जो चाप परिधि का कटा हुआ हिस्सा होता है, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा किससे? परिधि से ही बनेगा। तो बनेगा क्या? इसका फॉर्मूला होता है अपना क्या? 2 पाई आर। देखो, परिधि से बना है तो फॉर्मूला भी किससे बनेगा? परिधि से। बस अब क्या करना है? थीटा इंटू 360, ये होगा इसका फॉर्मूला। कहीं कहीं इसी को ऐसे काट दिया गया, तो ये आपका आ गया क्या अपना? पाई आर इंटू थीटा अपन 180। तो चाहे आप इसका यूज करें या इसका यूज करें, दोनों ही सही है। ठीक, तो ये हो गया आपकी चाप की लंबाई। सेम ऐसे ही यदि हम देखें तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड आपको पता ही है क्या होता है? त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान। जैसे हमने देखा, चाप जो होता है वो कहां से कटता है? ये कटता है परिधि से। चाप कहां से निकलता है? परिधि से। तो ऐसे आपका जो त्रिज्याखंड का जो जगह होती है, ये जगह निकलती कहां से है? तो ये जगह निकलती है आपकी क्या? वृत्त के क्षेत्रफल से। इस पूरे क्षेत्र में से तो कट गया ये अलग, यानी यदि हम इसे निकाल दें ऐसे, तो ये किससे निकल गया? ये एक पूरे क्षेत्रफल से बाहर निकल चुका है। तो जब क्षेत्रफल से बाहर है तो इसका फॉर्मूला किससे बनेगा? क्षेत्रफल से। तो क्या हो जाएगा अपना? तो त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? तो त्रिज्याखंड आपका बनता है जो है वो किससे बनता है? क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल में से ये पूरा आपका क्या था? क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल में से आपका इतना सा बाहर निकल चुका है, तो क्या है इसका? इसका हो जाए अपना, पहले लेंगे क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है? जो इसमें किया वही इसमें, तो क्या है अपना? थीटा अपन 360। तो ये होगा आपका क्या? थीटा अपन 360। तो ये हो गया आपके क्या है? वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी हो गया। देखो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और परिधि का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। परिधि से आपका क्या बनता है? चाप, और क्षेत्रफल से क्या बनता है आपका? त्रिज्याखंड। परिधि से आपका क्या होना है? चाप। तो चाप की लंबाई में किसका फॉर्मूला यूज करते हैं हम? परिधि का ही। ऐसे यहाँ पे त्रिज्याखंड किससे बनता है? आपका क्षेत्रफल से। तो त्रिज्याखंड ज्ञात करेंगे जो क्षेत्रफल होता है
फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले में हम किसका यूज करते हैं, क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। इस तरीके से हम क्या इन दो से कितने फॉर्मूला बना लेते हैं, 4 फॉर्मूले। ऐसा साथ में एक दो और देख लें। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है आपका क्या, व्यास का। तो व्यास का देखें, देखो व्यास जो होता है, व्यास को दर्शाते हैं किससे, डी से। व्यास को डी से दर्शाते हैं। व्यास जो होता है क्या होता है, त्रिज्या का कितना होता है, दुगना। त्रिज्या का दुगना। तो एक फॉर्मूला आपका ये वाला बनता है। इसमें कितने फॉर्मूले हो गए अपने यहाँ पे, एक आपका व्यास का, ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कभी आता नहीं ज्यादा वैसे तो एक यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला, दूसरा व्यास का क्षेत्रफल, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा आपका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, क्योंकि यदि आपको परिधि का पता होगा तो ही आप क्या निकाल पाओगे, इसका चाप का। और क्षेत्रफल का पता ही होगा तभी आप किसका निकाल पाओगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो इतने हो गए। उसका देखते हैं हम क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। तो बताया था अभी आपको कि जीवा, किसी भी जीवा, परिभाषा क्या है इसकी, जीवा और परिधि के बीच का स्थान क्या कहलाता है, एक कहलाता है वृत्तखंड। अब जब वृत्तखंड है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होगा, लेकिन किसी भी किताब में इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन फिर भी यदि अपन चाहें तो इसका बना सकते हैं। तो कैसे, देखो इसमें हमेशा बनता कैसे, कभी आपका जैसे आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए तो हमेशा क्या है, इसमें एक कंडीशन बनती है आपकी जो हमेशा इस तरीके से बनती है। यदि आपको इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा त्रिज्याखंड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। पहले आपको त्रिज्याखंड लेना पड़ेगा पूरा, उस त्रिज्याखंड में से हमें इस त्रिभुज का निकालना पड़ेगा, तो आपका क्या है, आ जाएगा। तो इसका यदि फॉर्मूला बनाए तो क्या मिलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं हम, तो पहले यदि हम इस पूरे त्रिज्याखंड का ले लें और इसमें से यदि हम त्रिभुज को हटा दें तो अपना क्या होगा, इस वृत्तखंड का निकल आएगा। तो इसके लिए क्या करें, तो इसका फॉर्मूला क्या है अपना, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें से आपको क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें से घटा देना तो आपका वृत्तखंड निकल आएगा। यहाँ पे एक चीज बता दें, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल मात्र दो ही प्रकार की बनती है, या तो बनेगा आपका समबाहु त्रिभुज, या बनेगा आपका समद्विबाहु। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, देखो वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है, तो जब भी आपका यहाँ पे त्रिभुज बने तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे त्रिज्या। अगर कभी यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बनता है तो आप इस समझ जाना कि यहाँ पे कितने का एक त्रिभुज क्या होगा, ये एक आपका समबाहु त्रिभुज का होगा। और यदि आपको यहाँ पे 60 के अलावा कोई अन्य कोण बनता है तो फिर आपको इसका अन्य कोण निकालना पड़ेंगे, तो फिर आप समझ जाना यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरीके से आप क्या करना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहले आप त्रिज्याखंड का निकाल लें, उसके बाद फिर आप क्या करो, इसका जो साथ में जो त्रिभुज हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, और त्रिज्याखंड में से क्या करना है आपको, त्रिभुज का घटा देना है, और आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने क्या कितने 20 के 20 हो गए अपने। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, क्या है, रिवाइज कर देखते हैं पहले। तो देखो वृत्त हम जानते हैं वृत्त ऐसा होता है, और उसके बाद पहला परिधि। तो परिधि होती क्या है, वृत्त को जो बनाने वाली जो रेखा होती है ये घुमावदार, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। देख देते हैं इसको, क्या है, परिधि। उसका देखते हैं आंतरिक भाग। तो ये अंदर का भाग जो होता है पूरा क्या कहलाता है आपका, आंतरिक। उसका देखते हैं हम क्या, बाहरी भाग। तो बाहरी भाग क्या है, इसके बाहर जो भी स्थान क्या है, बाहरी भाग। उसका देखते हैं अंतः बिंदु। तो अंतः बिंदु क्या है, इसके अंदर कोई बिंदु, जैसे मान लें यहाँ पे हम ए, और बाहर बिंदु मान लेते बी, ये आपके हो गया अंतः बिंदु, बाहर बिंदु। उसका देखते हैं इसका केंद्र। तो केंद्र कहाँ पे होता है, तो वृत्त के फिक्स बीचों बीच में क्या होता है, इसका केंद्र होता है।
इसी अधिकतर ओ से दर्शाते हैं, आप किसी और से दर्शा सकते हैं। तो ये होगा अपना क्या, केंद्र, इसका सेंटर। उसका देखते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली लाइन, क्या है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसको हम दर्शाते हैं किससे, इनको भी ध्यान रखें, हम केंद्र को दर्शाते हैं ओ से, त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से, छोटी या बड़ी हम किसी राशि से दर्शाते सकते हैं। व्यास, व्यास क्या होता है, जब इस केंद्र को एक त्रिज्या के साथ एक त्रिज्या और जोड़ देते हैं, जब दो त्रिज्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये जो लाइन आती है आपकी पूरी, ये क्या कहलाती है आपकी, इसका व्यास। तो व्यास को हम किससे दर्शाते हैं, डी से। जीवा, तो जीवा क्या होती है, तो देखो वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। जैसे आप यहाँ पे कर लें कहीं पे भी, या ऐसे में कर लें, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वृत्त की जीवाएं। वृत्त की जीवाएं, इनको दर्शाने के लिए कोई भी ऐसा निशान नहीं किया जाता। और सर चाप आपको बता दिया, चाप क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का कटा हुआ हिस्सा, क्या है, वृत्त की परिधि का कोई भी कटा हुआ हिस्सा, जैसे यहाँ से आता हमने काट लिया से, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी मान लें, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा चाप। चाप कितने प्रकार के होते हैं इसमें, चाप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ। जब बता दें छोटा वाला लघु, बड़ा वाला दीर्घ। कौन होता है, कौन कहाँ में बनता है, दो त्रिज्याओं के बीच में केंद्र पर बनता है, और इसे किससे दर्शाते हैं हम, थीटा से। फिर आपको बताया त्रिज्या खंड क्या होता है, तो दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान। जैसे मान लो यहाँ पे देख लें हम, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, और ये आपका वृत्त की परिधि, तो दो त्रिज्याओं और परिधि के बीच का स्थान क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। अब देखो वृत्तखंड, तो वृत्तखंड के बारे में क्या बताया था कि किसी वृत्त का कटा हुआ हिस्सा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा आपका वृत्त खंड। अब ये भी है तो ये भी है, तो क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छोटे वाले को लघु और बड़े वाले को क्या कहा जाता है, दीर्घ। स्पर्शरेखा के बारे में बता दिया, कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को मात्र टच करते हुए निकल जाती हो, इसे कहते हैं स्पर्शरेखा। प्रतिच्छेद रेखा बताया था, जब भी कोई रेखा वृत्त के अंदर से होकर निकल जाती हो, इसे कहते हैं क्या, प्रतिच्छेद रेखा। उसके बाद देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण कांपे हो, जिसके चारों कोने कांपे हो, वो वृत्त की परिधि पर हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। इसकी खासियत क्या होती है, इसके आमने सामने कोण का टोटल कितना होता है, 180। यदि हम इन दोनों को लेंगे तो कितना जोड़े लेंगे, तो 180, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। उसका वृत्त का क्षेत्र क्या होता है, जिसका होता है पाई आर स्क्वायर। चाप का हो अपना, और चाप का क्या होता है, तो चाप बनता है परिधि, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। और सर त्रिज्या खंड किससे बनता है, इसी से बनता है, तो क्या है अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। उसका वृत्त खंड आपको बता दिया था हमने, क्या होता है इसमें, यानी पहले त्रिज्या खंड लगाओ, और फिर माइनस त्रिज्या खंड से क्या घटाना आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। तो इस तरीके से आप यदि इन सभी को कर लोगे, तो वृत्त से बनने वाले कोई सवाल आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएंगे, आपको कोई सवाल बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा, और इस तरीके से आप कोई सवाल कर सकते हो समझ करने से भूलने की समस्या नहीं रहती। आप सवाल किसी भी तरीके से कैसे भी घूमकर आ जाए, आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे।